हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्तर वैद्युतिकी पोर्शन में जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स होंगे आपके कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड। कूलॉम्स लॉ का लेक्चर हमने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किया था और सदिश निरूपण भी हमने पढ़ा था और कूलॉम्स लॉ भी हमने पढ़ा था। तो दोनों चीज़ें आप एक बार पिछले वाले वीडियोज़ को ज़रूर चेक करना। ये न्यूमेरिकल करने से पहले हमें बेसिक कूलॉम्स लॉ पर जो बेसिक्स है वो आने बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक अपनानी ज़रूरी है। तो बच्चों, टेक्निक्स मोस्टली एक चीज़ है कि आपके पास में सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत कूल डाउन होकर पढ़ना है, आराम से एक बार को क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सेकंड काम हमारा होता है कि क्या हमें जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसके बेसिक्स पूरे फंडामेंटल क्लियर है या नहीं है। यदि बेसिक्स क्लियर है, क्वेश्चन को ढंग से आपने पढ़ा है, फिर क्या करना है, क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो आपको लिख लेनी है। यदि क्वेश्चन की डिमांडिंग है डायग्राम की, तो आप डायग्राम को अच्छे से बनाना है और उसके बाद हमें सॉल्यूशन की तरफ निकलना है। ये 3 चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो मैंने कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक से ही कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और वो सारे क्वेश्चन हम इस लेक्चर के द्वारा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन को सुनते हुए ध्यान से समझते हुए हम करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी हमें दे रखी है। तो चलिए हम एक क्या करते हैं, एक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। ये मैंने एक एटम ले लिया, या ऐसे कह सकता हूँ एक चार्ज ले लिया मैंने, और यहाँ पर दूसरा चार्ज ले लिया। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये तो मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन और ये मान लेता हूँ मैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसकी वैल्यू होती है आपके 1.6 × 10⁻⁻19। अब जो इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा वो क्या होगा, -1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा +1.6 × 10⁻⁻19। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब देखिएगा क्वेश्चन की क्या डिमांड है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है, और हमें पता है हम इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, r। r की वैल्यू हमें दे रखी है, वो है हमारे पास में 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने का मतलब क्या हुआ, सजातीय आवेश है या विजातीय, विजातीय, अलग अलग जाति के आवेश है। देखिएगा इस पर ऋण आवेश है, इस पर धन आवेश है, तो दोनों चार्ज जो है वो क्या है आपके अलग अलग जाति के हैं। और जब अलग अलग जाति के 2 चार्ज होते हैं तो उन पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये हमें पता है। तो देखिएगा उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में हमें विद्युत आकर्षण बल का परिकलन करना है तथा इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो क्वेश्चन 2 पोर्शन में होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में विद्युत आकर्षण बल फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करेंगे और फिर उन दोनों की तुलना करेंगे। तो 3 स्टेप हमें समझ में आ गए। क्वेश्चन में और क्या गिवन है बच्चों वो देखते हैं। यहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण बल का वैल्यू दे रखा है, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक हो गया, जी की वैल्यू अगले ने दे रखी है। इलेक्ट्रॉन का
आवेश जो है वो हमें पता होता है E बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है और इसमें दे भी रखा है। इलेक्ट्रॉन का बच्चों द्रव्यमान भी यहाँ पर गिवन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है यहाँ पे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और उसके बाद में प्रोटॉन का द्रव्यमान भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि mp की वैल्यू हमें दी हुई है, वो दी हुई है आपके 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो बच्चों ये सारी चीजें हमें दी हुई है। एक बार क्वेश्चन को, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से आपको बोल देता हूं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन करना है। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो कितना लगेगा, ये हमें फाइंड करना है तथा इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तुलना करनी है। ये पूरा क्वेश्चन है और ये सारी चीजें क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखी है, गिवन है। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर हमें सबसे पहले विद्युत आकर्षण बल निकालना है। विद्युत आकर्षण बल निकालना है मतलब कि हमें यहां पर F की वैल्यू निकालनी है, जो हमें पता है F E में यहां पर लिख सकता हूं K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। ठीक है जी। और यहां पर देखा जाए कौन कौन सी चीजें हमें दे रखी है उसकी वैल्यू यहां पर रखते हैं। तो हम सबको पता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि K बराबर कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो K की वैल्यू यहां पर हम लिख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू, Q1 और Q2। Q1 कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और Q2 कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू। देखिएगा R की वैल्यू है 5.3 इंटू 10 की पावर -11। ये वैल्यूज रख दिया आपने। ये वैल्यूज रखने के बाद आपका काम है मैथमेटिकल पोर्शन को सोल्व करना। और थोड़ी सी हेल्प में यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन में आपको समझा देता हूँ क्या करना क्या है। एक्चुअली घर पे बैठ के आप आराम से मैथमेटिकल पोर्शन को सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी टेक्निकली किस बेस पर आप आराम से उस चीज को सोल्व कर पाएंगे। आपको क्या करना है बच्चों, जो नंबर्स है 10 की पावर वाले नंबर्स है उन सबको अलग कर दो और 10 की पावर के बिना जो नंबर्स है उनको अलग कर दो। जैसे कि देखो 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6। एक मिनट, सॉरी यहां पर R² था तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, ओके जी। 1.6 हो गया। ओके, फिर देखिएगा केवल नंबर लेंगे। यहां पे नीचे कौन है 5.3 मल्टीप्लाई 5.3। अब क्या है देखो, अब 10 की बेस पर जो चीजें हैं उनको हम यहां पर साइड में ले लेते हैं। 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -11। ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब क्या करना है आपको, इस 10 की पावर वाले पोर्शन को सॉल्व करना है और इस पोर्शन को सॉल्व करना है और आपको आंसर फाइंड करना है। जो आपके आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा 8.2 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। ये आपका वैल्यू आएगा Fe का, यानी ये आपके सामने आ जाएगा आकर्षण बल का मान। ये वैल्यू आपकी आएगी आकर्षण बल की। ठीक है, तो एक पोर्शन हम निकाल चुके हैं, आकर्षण बल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन को अब आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। हो गया जी, विद्युत आकर्षण बल हमारे पास में आ चुका है। अब बोल रहा है इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का बल का मान निकालते हैं हम। उससे पहले एक गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे मैं फाइंड कर देता हूं, तो सेम ही चीजें होने वाली हैं। ठीक है जी, अब आपको गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये आ गया आपका प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वहां पर था चार्ज। ये चीज ध्यान रखना,
यहां पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज लिखा आपने, प्रोटॉन पर चार्ज लिखा, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखना है और प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखना है, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है, गिवन है। ये चीज इसमें ध्यान रखना। तो me की वैल्यू यहां पे कितनी है देखो, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, और यहां पर mp की वैल्यू कितनी है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है जी, ओके। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, डिस्टेंस तो वही का वही है, 5.3 वाला। तो डिस्टेंस रख दीजिएगा, डिस्टेंस r बराबर कितना है, 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। क्लियर है चीज? ठीक है जी। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले के बेस पर हम क्या निकालेंगे, गुरुत्वीय बल निकालेंगे। गुरुत्वीय बल के लिए अब यहां पर Fe निकाला, आप यहां पर Fg लिख सकते हैं, ठीक है। और Fg g m1 m2 अपॉन यहां पर हो जाएगा आपका r²। g की वैल्यू यहां पर रही देखिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11। फिर देखिए m1 और m2, me और mp बोल सकते हो आप इसको। me की वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाई r²। ये रहा आपके पास 5.3 इंटू 10 की पावर -11 का होल स्क्वायर। तो गुरुत्वीय बल आपको, ये मैथमेटिकल पोर्शन सोल्व करने के बाद में आपको गुरुत्वीय बल की वैल्यू मिलेगी, जो मिलेगी आपको 3.6 इंटू 10 की पावर -47। 3.6 इंटू 10 की पावर -47। ये पोर्शन आपको, मैथमेटिकल पोर्शन आपको घर पर सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूं। 10 की पावर्स की जो चीजें हैं वो उनको बिल्कुल अलग रखोगे, बाकी जो नंबर है उनको अलग रखोगे, और उसके बाद में आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो Fe और Fg ये दोनों वैल्यूज आपके पास में आ चुकी है, दोनों वैल्यूज आपके पास में आ चुकी है। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है यहां से कि Fe और Fg की तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब क्या है कि इनका रेशियो ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, Fe अपॉन Fg की वैल्यू ज्ञात करते हैं। Fe की वैल्यू कितनी है, 8.2 इंटू 10 की पावर -8, और यहां पर कितना है, 3.6 इंटू 10 की पावर -47। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट्स डायरेक्टली आपके हट ही रहा है। उसके अलावा इसको डिवाइड देने के बाद वैल्यू आ जाएगी 2.27 इंटू 10 की पावर 10 की बेस आ जाएगी 39। ये आ गया आपका Fe अपॉन Fg, यानी कि Fe की वैल्यू जो है वो 2.27 इंटू 10 की पावर 39 ज्यादा होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। समान आवेश वाले, पहले क्वेश्चन बोल रहा हूं, समान आवेश वाले दो धनायन, दो चार्ज है जिन पर आवेश क्या है, समान है, और दोनों के दोनों क्या है, धनायन है। तो बताओ धनायन है तो आपस में क्या होगा, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। दोनों धनायन है तो प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता तो आकर्षण होता। धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन बल से क्या है, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब हमारे पास फोर्स ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे दिया है कि F इक्वल टू कितना है, 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। डिस्टेंस भी हमें दे रखा है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा। पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर Ne, जहां पर n का जो मान है वो हमेशा क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। ये फॉर्मूला देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, Q बराबर Ne, ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था। और इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई E। ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम मेंटेन करते हैं। समान आवेश वाले दो धनायन, ध्यान से देखना भाई, ये देखो, ये मैंने धनायन बना रहा हूं और यहां पर मैंने एक और धनायन बना दिया। दोनों पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, तो दोनों का चार्ज मैंने दे दिया पॉजिटिव। समान आवेश है, आवेश समान है, यानी कि
दोनों का परिमाण इस पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज किस पे है, सेकंड वाले क्यूब पर है, यानी कि दोनों पर समान आवेश है और दोनों धनावेशित है, तो दोनों धनावेशित हो गए। परस्पर 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित है, यानी इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण यानी रिपल लगेगा वो आपके कितना है, देखिएगा 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। क्लियर हो गया। जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, यानी इन दोनों के बीच में यदि R की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 5 एंगस्ट्रॉम, ये भी बताऊंगा अभी। और हमें यहां पर ज्ञात क्या करना है, N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। R की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, जबकि SI वैल्यू मीटर में होती है हमें पता है, और बल किसमें अभी, न्यूटन में, तो दूरी होनी चाहिए किसमें, मीटर में। जब बल न्यूटन में हो तो दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटी सी चीज बताता हूं, देखिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना था, 10 की पावर -10 मीटर, यानी 5 एंगस्ट्रॉम यहां पे दे रखा है ना, तो 5 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाए, मीटर में चेंज करो, 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। हमें ये इकाई यहां पर काम में लेनी है, जो ऐसा यूनिट है वो आपको यूज लेनी है। चलिए अब क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए। क्लियर है, हमें N की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है जी, कर लेंगे। N की वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमें किस किस की चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें Q की जरूरत पड़ेगी। क्या आपके पास Q है, यहाँ पे आपके पास Q की वैल्यू है, नहीं है। आपके पास बल की वैल्यू है, फोर्स कितना लगेगा वो पता है, लेकिन Q कितना है हमें नहीं पता है। ठीक है जी। E की वैल्यू क्या आपके पास है, बिल्कुल E की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, E की वैल्यू हमें पता है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब क्या करते हैं हम, यहां पर कूलम्स लॉ लगाते हैं, जो होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है हमें पता है, लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो समान आवेश है। समान आवेश है, उसका मतलब क्या हुआ, समान आवेश का मतलब बच्चों ये हो गया कि जो Q है, जो मैंने Q1 Q2 लिख रखा है, वो टोटल Q के बराबर है भाई। जो टोटल किसके बराबर है, Q के बराबर, क्यों दोनों का मान इक्वल है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, Q1 बराबर भी Q है और Q2 बराबर भी Q है, तो दोनों को Q बोल सकते हैं हम। और जब दोनों को Q बोलेंगे तो ये भी Q हो जाएगा और ये भी Q हो जाएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूं KQ²। यहां पे मैं स्क्वायर कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी है, F की वैल्यू दे रखी है। F की वैल्यू लिख दो यहां पे 3.7 इंटू 10 की पावर -9। K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q² अपॉन R की वैल्यू ये रही 5 इंटू 10 की पावर -10, तो यहां लिख देता हूं मैं 5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर, क्योंकि R² होता है। ठीक है, अब हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, Q² को इधर रखेंगे। ठीक है, यदि वहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां पर कर देता हूं थोड़ा ऊपर। ठीक है, ओके, ये तो यूज हो ही गया, इसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर काम कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये फॉर्मेट हमारे पास है, हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो Q² का क्या हो जाएगा, देखिएगा 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, और ये वैल्यू जाएगी उधर, तो 5 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। Q² इक्वल टू ये हो गया। और यदि आप Q ज्ञात करें, यहाँ से Q ज्ञात करें, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, पूरे पे रूट लग जाएगा। 3.7 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। ये फॉर्म आपको मिल जाएगी, जो आपको मिलेगी, और इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद में आप वैल्यू, सोल्व करने का तरीका आपको रूट में भी वही करना है कि आपको 10 की पावर वाले को अलग से सोल्व कर लो, नंबर को आप अलग से सोल्व कर लो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.2 इंटू 10 की पावर -19। 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये क्या आ गया,
क्यू का मान आया। अभी तक क्यू का मान आया है, अभी तक आंसर नहीं आया आपके पास, अभी क्यू का मान आया है। आपको चाहिए क्यू बराबर एन यानी एन का मान चाहिए आपको। तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस वाले पार्ट को मैं रफ कर दिया मैंने। क्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें चाहिए एन की, तो एन बराबर होता है क्यू अपॉन ई, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19, और ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 19 से 19 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 16 दूना 32। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब मैं जा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन को। निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य, निर्वात के अंदर 2 बिंदु आवेश है, ठीक है। तो चलिए हम पहले 2 चार्ज बनाते हैं। ये 2 मैंने चार्ज बना लिए जो निर्वात में है। 2 बिंदु आवेश है, प्लस Q1 और प्लस Q2, मैंने 2 चार्ज ले लिए। 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है, यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, F कितना है, 18 न्यूटन है। फोर्स 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, यानी ये 2 चार्ज जो है इन दोनों के बीच में एक कांच की पट्टिका रख रहे हैं हम। 1 mm तो उसकी क्या है, मोटाई है, और 6 परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक जो होता है आपका एक्सपाइलन आर, इसका मान कितना है 6 वैल्यू इसकी दी हुई है। इसे परावैद्युतांक मान आ गया, बल का मान आ गया, और ज्ञात क्या करना है आपको, कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान हमें ज्ञात करना है, यानी F हमें ज्ञात करना है। मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात करना है, यानी उस मीडियम में बल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जब हम कांच की पट्टिका रखेंगे उस समय हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। निर्वात की कंडीशन में इनके बीच में फोर्स कितना दे रखा है, 18 न्यूटन। और किस कंडीशन में हमें याद करना है, जब वो पट्टिका इन दोनों के बीच में, कांच की पट्टिका जब रख दी जाएगी तब उनके बीच में फोर्स में क्या डिफरेंस होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। F मीडियम जो होता है वो होता है F अपॉन एक्सपाइलन R के इक्वल। F माध्यम में जो बल होता है वो निर्वात में बल अपॉन एक्सपाइलन R के इक्वल होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, ठीक है। वैल्यूज कैसे रखोगे, देखो F पहले निर्वात की कंडीशन में, ये निर्वात की कंडीशन है, और एक कंडीशन और बना सकते हो, सेकंड कंडीशन बना सकते हो आप, जब इन दोनों के बीच में कोई कांच की 1 mm की पट्टिका रखी हुई है। तो ये प्लस Q1 प्लस Q2, इस कंडीशन में हमें F की गणना करनी है सेकंड कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें F की वैल्यू दे रखी है 18 न्यूटन, और एक्सपाइलन R की वैल्यू दे रखी है हमें 6। तो F मीडियम कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आनी है कि 3 न्यूटन आपके पास इसका मान आ जाएगा। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, और एकदम क्लियरिटी के साथ आप तीनों क्वेश्चनों को समझते रहिएगा। अब मैं चल रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा फोर्थ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन को, और ध्यान से सुनिएगा। 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है, यानी आपके पास 2 चार्ज है। ध्यान से समझिएगा, सभी क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड है, और वो न्यूमेरिकल्स में आपको करा रहा हूं। 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर है, यानी यहां पर जो बिंदु आवेश है 2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वह संतुलन में रहे। यानी करना क्या है हमें, ध्यान से सुनिएगा कि हमें एक आवेश दे रखा है, जो दे रखा है 9e, सॉरी ये सही नहीं लिखा गया, 9e और 4e 2 आवेश दिए गए, और हमें ये बोला गया है कि इस अक्ष पर एक आपको अन्य आवेश रखना है जिससे कि ये दोनों संतुलन की अवस्था में रहे, ठीक है। संतुलन की अवस्था हमें ज्ञात करनी है। और मैं बता दूं आपको, संतुलन की अवस्था किस कंडीशन में आएगी, जैसे मान लो ये अक्ष है मान लो, और यहाँ पर एक तरफ 9e चार्ज है और एक तरफ 4e चार्ज है। 9e का मतलब क्या है, 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, e का वैल्यू हमें पता है। 4e का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
अब वो कह रहा है संतुलन की अवस्था में रहे। संतुलन की अवस्था में रहने का मतलब जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना फोर्स इधर से लगे तो वो संतुलन की अवस्था में हो जाएगी। जैसे कि मान लो ये हाथ मेरा इस डस्टर को 4 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है और ये हाथ भी 4 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है, तो ये जो आपका डस्टर होगा वो संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है कि एक ऐसा चार्ज यहाँ पर बीच में रखिएगा या फिर कहीं पर भी आप एक ऐसा चार्ज रखिएगा जिससे क्या हो, ये संतुलन की अवस्था में आ जाए। अब देखिएगा हम चार्ज कहाँ पर रखें, सबसे बड़ी बात तो यह है। सबसे पहली बात तो चार्ज को आप किधर रखेंगे, चार्ज को आप इस साइड में भी रख सकता है, इधर भी रख सकता है चार्ज को आप इस तरफ भी रख सकता है, ठीक है, और चार्ज को आप बीच में भी रख सकते हैं। आपके पास 3 कंडीशंस है कि आपको चार्ज कहाँ रखना है, यहाँ पे रख सकता है, यहाँ पे रख सकता है, यहाँ पे रख सकता है। तो एक एक कंडीशन को हम समझते हैं। सबसे पहले मान लो आपने चार्ज को उस तरफ रखा, मान लो ये चार्ज नहीं रखा, आपने चार्ज को इस तरफ रखा और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, ये सिंपली ऐसा बना दीजिएगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज को आपने एक चार्ज रखा इस तरफ, यदि इस तरफ चार्ज रखा जाएगा, यदि इस तरफ चार्ज रखा जाएगा तो क्या होगा, 9e भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको इस तरफ धक्का देगा, इस तरफ धक्का देगा। ये 4e क्या करेगा, इसको, ये q को उस तरफ धक्का देगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 9e भी इस चार्ज को इस तरफ धकेलेगा और 4e भी इस तरफ धकेलेगा। तो संतुलन की अवस्था में आने की बजाय वो फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में आप इस चार्ज को नहीं रख सकते या इस कंडीशन में आपको संतुलन अवस्था नहीं मिलने वाली है। वो सेम ही चीज यदि आप उस तरफ करने वाला है, यानी कि इधर भी यदि वो चीज करें हम, यहां पर भी हम चार्ज रखें तो भी उस कंडीशन में भी क्या हमें संतुलन अवस्था प्राप्त होगी, नहीं हो सकती। उस कंडीशन में भी हमें संतुलन अवस्था प्राप्त नहीं होगी क्योंकि वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करता है, यहां पर कहीं बीच में एक चार्ज रखता है, क्यू आवेश, ठीक है, क्यू चार्ज रखता है। और मान लो कि मैंने ये जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस पर इस चार्ज को मैंने रखा, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है आपको पता होगा, 2 चार्ज के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो r होता है। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, ये हो गया आपका r माइनस x डिस्टेंस। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब क्या करते हैं देखिएगा, हमें संतुलन अवस्था ज्ञात करनी है। संतुलन अवस्था ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो मैंने कहा इन दोनों के बीच में कोई बल है वो F1 है और इन दोनों के बीच में कोई चार्ज है वो कितना है, F2 है। ये कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगी, तो इसको हटा देता हूं मैं। उधर चार्ज नहीं रख सकते आप, इधर चार्ज नहीं रख सकते। आपने अक्ष के कहीं पर भी बीच में चार्ज रख दिया। उस कंडीशन में हमें संतुलन अवस्था बतानी है कि आप कितने डिस्टेंस पर रख रहे हो। अभी हमने एग्जैक्ट रखा नहीं है, अभी हमने इस अक्ष पर कहीं पर भी बीच में कहीं पर भी चार्ज को रखा है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी दूरी पर रखे कि वहां पर संतुलन अवस्था हमें मिल जाए, वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से कि हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। किसके बीच में, 9e और इस q के बीच में, ठीक है, लगाइएगा 9e, देखो k 9e और ये q, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। r कितना है यहाँ पे आपका x स्क्वायर। ध्यान से समझना, देखो इस डायग्राम को आप अलग से बना लो, चाहे आपको यदि ऐसे प्रॉब्लम हो तो ये 9e का हो गया और ये आपका q है ना, तो यहाँ पर आप q का एक अलग से डायग्राम बना लो। अब इन दोनों के बीच में आप x डिस्टेंस करके यहाँ पर आप कूलॉम्स लॉ लगा सकते हो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यही लगेगा, यही होगा f का मान। ये मान मैंने देखो यहाँ पे रख रखा है। अब देखो ये मान रखने से पहले एक चीज और बता दूं कि संतुलन की अवस्था में क्या होगा, F1 इक्वल्स टू होगा क्या, F2। विपरीत प्रकृति का विपरीत दिशा में हो सकता है, लेकिन क्या होगा, मान इक्वल होगा। इक्वल होगा तो F1 इक्वल्स टू F2। F1 की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों के बीच में मान होगा 9e K9e एंड Q अपॉन का x स्क्वायर, और उधर कितना होगा देखो, इन दोनों के बीच में लगाओ कूलॉम्स लॉ, तो हो जाएगा आपका 4e q k 4e q अपॉन ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डिस्टेंस वहाँ पर r माइनस एक्स थी, यहाँ पे x थी, हमने लगा दिया। चलिए अब देखिएगा, k से k कट जाएगा, e से e चला जाएगा, q से q चला जाएगा, तो क्या बचा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही बचने वाला है आपके पास। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हम दोनों तरफ वर्क करते हैं।
दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग लेने पर या वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 9/x² और ये हो जाएगा आपका 4/r-x का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो 9 से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x² का x आ जाएगा, 4 का यहाँ पर 2 आ जाएगा और r-x² का r-x आ जाएगा। यहाँ पर हमें अब x की वैल्यू याद करनी है। किसकी वैल्यू याद करनी है, x की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 3r-x और उधर हो गया 2x। ठीक है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ आपके, ये फॉर्मेट एक बार ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई ना दे तो ये हो जाएगा 3/x और ये हो जाएगा 2/r-x। ध्यान से देखिएगा, 3/x हो गया, ये हो गया 2/r-x। बच्चों अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें इन दोनों का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r-x और ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। तो 3 2 हो जाएगा 3r-3x इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 3x को भेज देते हैं उधर, तो 3r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x, ये हो गया आपका 5x, इधर हो गया आपका 3r। हमें किसकी वैल्यू याद करनी है, हमने ये डिस्टेंस मानी थी x। क्यों मानी थी, कि हमें उस चार्ज को कहां पर रखा जाए कि उन दोनों के बीच में संतुलन की स्थिति आ जाए। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू याद करनी है। तो x इक्वल्स टू कितना होगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5r। x इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/5r, यानी कि इस डिस्टेंस पर उस आवेश को रखा जाए कि उस समय क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच में संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों और भी सारे क्वेश्चन हैं, वो भी आप घर पर बैठ के जरूर उनको डिस्कशन कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।